आज का अपना विषय है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व। और ये बीए प्रथम वर्ष के जो पाठ्यक्रम है जिसमें राजनीति विज्ञान का प्रश्न पेपर भारतीय राजनीति और शासन है उससे संबंध रखता है। तो आज का विषय अपना भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व और ये प्रथम अध्याय से संबंध रखता है। तो देखें कि जो नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा वर्णित है उससे क्या तात्पर्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे शासन चलाने के बुनियादी नैतिकता के सूत्र हैं जिन्हें राज्य अपनी नीति बनाते समय एक निर्देशक के रूप में, एक डायरेक्शन के रूप में उसको स्वीकार करेगा। ये जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है उसकी प्रेरणा हमने आयरलैंड के संविधान से ली गई है जो 1937 में निर्मित किया गया था। और आयरलैंड ने जो अपने संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। अपने संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 की व्यवस्था है कि राज्य विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। नीति निर्देशक तत्व जो है उनको संविधान में रखे जाने के कुछ ऑब्जेक्ट से कुछ गोल थे जिनका पालन करना राज्य का प्रथम कर्तव्य है। ग्रैनविले आइंस्टीन के मतानुसार संविधान की मूल आत्मा में नीति निर्देशक तत्व और अधिकार है। अब प्रश्न ये है कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और दूसरी बात ये कि उसके क्या लक्षण हैं। तो प्रारंभिक तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक जो तत्व है वे संवैधानिक निर्देश हैं जो विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में सिफारिशों के समान है। दूसरी बात यह है कि विधायिका और कार्यपालिका के लिए ये इस प्रकार के अनुदेश हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, ये मात्र निर्देशात्मक है, बाध्यकारी नहीं है। और अंतिम बात यह है कि निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक कल्याण और न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न यह है कि क्या कारण था कि संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित क्यों रखा, इसको वैदिक विधि के आधार पर, बाध्यकारी या कानून के आधार पर इनको जरूरी क्यों नहीं बनाया गया। तो मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं कि संविधान निर्माता ये चाहते थे कि नीति निर्देशक तत्व को अनिवार्य करने से जो समस्या आएगी वो पहली बात तो ये होगी कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। दूसरी बात, देश की व्यापक विविधता और पिछड़ापन होने के कारण क्रियान्वयन की समस्या रहेगी। तीसरी बात थी कि नवोदित भारत में कई तरह से समस्याएं थी, कई प्रकार के भार थे, इसलिए इन तत्वों को क्रियान्वयन का समय, स्थान और आने वाली सरकारों पर छोड़ दिया गया। इस कारण से इनको बाध्यकारी नहीं बनाया गया। और जब इनको बाध्यकारी नहीं बनाया गया तो अनेक आलोचकों द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई कि नीति निर्देशक तत्व तो एक प्रकार से 9 वर्ष पर जिस प्रकार के शुभकामना संदेश जारी किए जाते हैं इसी प्रकार के शुभकामना संदेश है, क्योंकि इनके पीछे कोई वैदिक शक्ति नहीं है और विधिक शक्ति नहीं होने से इनकी अनुपालना की ही जाएगी, ये अनिवार्य नहीं है। तो वैधानिक शक्ति का अभाव, स्पष्ट और सुनिश्चित परिभाषित नहीं होना, अव्यवहारिकता, राजनीति की स्वार्थ सिद्धि, काम और शिक्षा जैसे अधिकारों के स्थान पर केवल नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करना इसकी आलोचना का विषय रहे हैं। जहाँ तक मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतरों का प्रश्न है या दोनों के बीच मतभेदों का प्रश्न है, तो पहली बात तो यह है कि मूल अधिकार जो होते हैं वो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। जैसा कि राज्यों को कुछ मसलों पर कार्य करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं कि ऐसा राज्य कर ही नहीं सकता, उसके स्थान पर नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक प्रकृति के हैं, पॉजिटिव प्रकृति के हैं। वे राज्यों को कुछ मामलों और कुछ करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। दूसरी बात, मूल अधिकार जो होते हैं वो न्यायोचित होते हैं, उनके हनन पर न्यायालय द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है, जबकि निर्देशक तत्व जो है वो गैर न्यायोचित होते हैं, उन्हें कानूनी रूप से न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। तीसरा अंतर यह है
कि मूल अधिकार जो होते हैं उनका उद्देश्य देश के लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है और निदेशक तत्व जो है उनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। फिर चौथा अंतर यह है कि जो मूल अधिकार है वो कानूनी रूप से मान्य है और निदेशक तत्व जो है वो नैतिक और राजनीतिक मान्यता वाले होते हैं। पांचवा अंतर यह है कि मूल अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, एक प्रकार से व्यक्तिक है। उसके स्थान पर निदेशक तत्व जो है वो समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह से ये समाजवादी है। नेक्स्ट अंतर यह है कि मूल जो अधिकार है उनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, वे स्वतः लागू होते हैं। निदेशक तत्व जो होते हैं उन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, वे स्वतः लागू नहीं होते। फिर अंतिम अंतर यह है कि न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार की हनन की अवस्था में वह गैर संवैधानिक और अवैध घोषित करें। निदेशक तत्व जो है उनका उल्लंघन होने पर किसी भी विधि को न्यायालय को असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया जाए। वहीं जो मूल अधिकार है उनका क्षेत्र एक व्यक्ति तक है, वहीं नीति निदेशक तत्वों का जो क्षेत्र है उसमें ग्राम लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उसका क्षेत्र है। यानी क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो निदेशक तत्व जो है वो मौलिक अधिकारों से या मूल अधिकारों से बहुत अधिक प्रभावी है। अब देखें कि जो निदेशक तत्व है इनके पीछे कानूनी फोर्स नहीं है, कानूनी शक्ति नहीं है, कानूनी संस्तुति नहीं है, इसके बावजूद भी क्या ये लागू होते हैं? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे वे इस बात की संस्तुति करते हैं कि जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं उसकी दो श्रेणियां हैं, फर्स्ट न्यायोचित और दूसरा गैर न्यायोचित, जिसे प्रारूप समिति के द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले जो अधिकार हैं जिनको मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किया गया है और गैर न्यायोचित जो अधिकार हैं जिन्हें निदेशक तत्वों की संज्ञा दी गई है वो संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं। यद्यपि निदेशक तत्व और गैर न्यायोचित है तथापि संविधान के अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यह तत्व देश के शासन के मूलभूत तत्व है। अतः ये राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों को विधि बनाने में प्रयोग करें। अतः ये उनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व रोपित करते हैं, परंतु उसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है अर्थात जनमत की है। अलादी कृष्णास्वामी अय्यर का इस संबंध में मत है कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इनके प्रति जो नीति निदेशक तत्व है उदासीन नहीं रह सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन के समय उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर देना होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीति निदेशक तत्वों के पीछे जो संस्तुति या पावर्स हैं वो जनता का है, जनमत का है, देश की जनमानस का है। अब नीति निदेशक तत्वों के महत्व की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं है, और कानूनी शक्ति नहीं है तो इसकी फिर कोई महत्व भी नहीं है, ये सारहीन है, ऐसी बात नहीं है। नीति निदेशक तत्व नितांत सारहीन नहीं है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं सामाजिक और आर्थिक न्याय और स्वतंत्रता के लिए आधार स्तंभ है। और नीति निदेशक तत्व जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता और न्याय के प्रेरक हैं, न्यायपालिका के मार्गदर्शक हैं, केंद्र राज्य सरकारों के लिए प्रकाश स्तंभ है, देश के प्रशासन के आधार हैं, सरकार के कार्यों के मूल्यांकन की कसौटी है, मौलिक अधिकारों की सफलता में सहायक है, नैतिक प्रेरणा के स्रोत हैं, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है और यहाँ तक कि संविधान की व्याख्या में भी सहायक है। निदेशक तत्व प्रासंगिक है, राजनीतिक अवसरवादिता पर ये रोक लगाते हैं और एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने वाले महत्वपूर्ण संसाधन हैं। वस्तुतः नीति निदेशक तत्व संविधान की भी आधारशिलाएं हैं जिनका लक्ष्य देश के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना एवं भावनाओं को विकसित करना है और नागरिकों की स्वतंत्रता को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
हाल ही में संविधान के 46वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 2002 में किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक देखरेख और उनकी शिक्षा की व्यवस्था जो है पेरेंट्स के द्वारा की जानी आवश्यक है। तो इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो है वो महत्वपूर्ण संविधान के आयाम है। जब हम भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और उनमें प्रमुख कदमों में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा की समाप्ति, भूमि सुधार व्यवस्था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, संपत्ति के अधिकार को मौलिक श्रेणी से हटाना, नरेगा की शुरुआत, कमजोर लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, न्यायिक सुधार, सामाजिक जन कल्याण के कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि आदि महत्वपूर्ण है। जहाँ तक नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन का प्रभाव का प्रश्न है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कृषि और कृषक के सुधार की स्थिति सामने आई है। अनुसूचित जाति और जनजाति में नवीन चेतना देखी गई है। संगठित श्रमिक वर्ग की दशा में भी सुधार आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ नागरिक समान सिविल संहिता का निर्माण, जो उच्चतम न्यायालय बनाम सरला मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 के मामले में ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 44 ये अपेक्षा करता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण हो। भारत के सभी नागरिक समान हैं, विधि भी समान रूप से लागू होनी चाहिए, धर्म और अन्य कारणों के आधार पर भेदभाव न हो, इसे भी समान सिविल संहिता कहा गया। और सिविल संहिता जो है वो अब पूरे भारत देश में लागू करने की मांग निरंतर की जा रही है। और अब अपन देखते हैं कि नीति निर्देशक जो तत्व है वो भारत में कई बार मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। और कहा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 के बीच में लंबे समय से संघर्ष रहा। और ये संघर्ष का मूल कारण ये है कि जो भाग 3 है वो वैधानिक शक्ति रखता है। उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायिक शक्ति, न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है, जबकि भाग 4 है उसके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है, लेकिन जनशक्ति उसके पीछे है। इस कारण से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में कई बार संवैधानिक स्तर पर संघर्ष की स्थिति रही है। इस संबंध में अगर देखा जाए तो संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लोकतांत्रिक समाज दर्शन की आधारशिला है। उसमें आधारभूत कानूनों के भीतर गांधीवादी आदर्श का स्पर्श है। यह निर्देश सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का एक प्रकार से घोषणा पत्र है जो लोक कल्याण के लिए राज्य के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सामाजिक और आर्थिक आदर्शों के प्रतीक हैं। इनके प्रति राज्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून बनाते समय इनका पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 37 के अनुसार मूलाधिकार वाद योग्य हैं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। दोनों के आपसी संबंधों के संदर्भ में सर्वप्रथम मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराजन जो 1951 में मामला सामने आया, न्यायालय ने कहा कि विरोध की स्थिति में मूल अधिकार अभिभावी होंगे, नीति निर्देशक तत्व मूलाधिकारों के अनुरूप और उसके सहायक के रूप में होंगे। परंतु बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह 1932 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 39 पर बल देते हुए निर्णय दिया कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लोक प्रयोजन के लिए पारित किए गए हैं, अतः संवैधानिक है, भले ही इसमें संपत्ति के मूल अधिकार का हनन होता है। इस विचार की चरम परिणति दी केरल एजुकेशन बिल 1953 में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मत व्यक्त किया कि यद्यपि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर अभिभावी नहीं हो सकते, तथापि मूल अधिकारों का विस्तार निर्धारित करते समय न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा नहीं करेंगे। दोनों में विरोध की दशा में सामंजस्यपूर्ण जो निर्वसन का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए और यहाँ तक संभव हो सके दोनों को प्रभावी होने देना चाहिए। 1971 में संसद ने संविधान का 35वां संशोधन अधिनियम पारित करके नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया।
संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया, जो राज्य के अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसी विधि द्वारा इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह अनुच्छेद 14 और 19 के द्वारा गारंटी किए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है। इस प्रकार इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 ख और ग में दिए गए निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर कर दिया गया है। केशवानंद भारती के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त संशोधन को वैध ठहराया। 1946 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग में संशोधन करके उसके विस्तार को और बढ़ा दिया गया और उसमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया। इसके अनुसार निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करती है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया कि भाग 3 और 4 में संतुलित भारतीय संविधान की आधारशिला है, अतः एक भाग को दूसरे भाग पर पूर्ण रूप से प्राथमिकता देना इस संतुलन को नष्ट करता है, जो संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग है। नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन साधनों को प्राप्त किया जाना चाहिए। दोनों में कोई विरोध नहीं है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यवहारिक राजनीति में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा निर्देशक तत्वों को अधिक महत्व देने की रही है। निर्देशक तत्वों का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति है और 24वें, 25वें, 29वें, 42वें संवैधानिक संशोधन इसी दिशा में बढ़ते हुए कदम बताए जा सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस संबंध में कहा है कि हम निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु संकल्पित हैं और इनके लिए मौलिक अधिकारों को भी संशोधित करना पड़े तो करेंगे। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से नीति निर्माताओं के लिए वे पवित्र आदेश हैं, उन आदेशों पर नीतियों का निर्माण करना है। जहाँ तक भारत में नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की बात है, तो पिछले वर्षों में संविधान लागू होने से लेकर पिछले वर्षों तक विशेष कदम उठाए गए हैं। उसमें जो क्रियान्वयन हुआ है वो काफ़ी अच्छी सफलता उसकी कही जा सकती हैं और कुछ प्रयास अभी भी जारी हैं। अनेक विचारकों ने सरकारों की इस आधार पर आलोचना भी की कि उसने अपने निर्देशक तत्वों को लागू करने में पर्याप्त रुचि नहीं ली, जैसे मद्यपान, पशुवध इत्यादि। इन आलोचनाओं को होते हुए भी सरकार इन निर्देशक तत्वों को लागू करने में बहुत प्रयास किए गए हैं। संविधान लागू होने के बाद से सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी एवं कार्य साधनों में वृद्धि और राष्ट्रीय आय और लोगों के रहन सहन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। युवक एवं बालकों के शोषण की रक्षा के लिए भी अनेक कानून बने, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम इत्यादि। छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया गया। अनुसूचित जाति, जनजातियों और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था हुई। प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क देने के प्रयास हुए और यद्यपि भी अभी भी जारी हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास योजनाओं और ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया गया। आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए और धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राजाओं के प्रीवर्स को समाप्त किया गया। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। विदेश नीति में पंचशील को अपनाया गया। समान नागरिक आचार संहिता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा योजना प्रारंभ की गई। शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। गरीबी की रेखा, बीपीएल और एपीएल की श्रेणियां बनाकर उनकी सहायता प्रारंभ की गई। नागरिक अभिशासन या गुड गवर्नेंस की व्यवस्था की गई और कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु नित नई योजनाओं प्रारंभ की गई और की जा रही है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का भरसक प्रयास किया गया। फिर भी क्रियान्वयन की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ कमियां स्पष्ट है कि आर्थिक विषमता आज भी जारी है। समाज में धनी और निर्धन दो वर्ग स्पष्ट देखे जा सकते हैं। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। मनरेगा
ऊंट के मुंह में जीरे के समान स्थिति में है। भूमि सुधार की जो गति है बहुत धीमी है। शिक्षा का विस्तार हुआ है लेकिन गुणात्मकता में गिरावट आई है। बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम आज भी जारी है। पशुवध और मद्य निषेध पर आज भी रोक नहीं लगी है। वस्तुतः इस दिशा में बहुत से कार्य किए जा चुके हैं और लगातार किए जा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। निदेशक तत्वों को लागू करने